साथियों नमस्कार। मैं अपने बारे में परिचय दे दूँ। मैं अभयदेव शुक्ला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश भर में सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए एक देश की बड़ी संस्था के रूप में उभर रही है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये वीडियो पहले पूरी सुन लीजिएगा। और आज मैं आपसे पहली बार बता रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी तरह से देश भर में शेयर करने का काम करिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपका अमूल्य समय लेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं उस समय बना रहा हूँ जिस समय आंदोलन अपने चरम पे हैं और कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से एक एक क्रमवार अपनी बात बताना चाहता हूँ, शुरुआत करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की आखिर आवश्यकता अभयदेव को क्यों पड़ी और क्यों निकल के बाहर आए और इस देश में देखते ही देखते देश भर में आंदोलन इतनी बड़ी उपस्थिति में दर्ज करा दिया। मैं तो साधारण सा व्यक्ति, देश भर में मुझे कोई जानता भी नहीं था। आप सभी साथियों से मैं एकदम अनभिज्ञ था और कहीं ना कहीं देश भर के लोगों की भावनाएं मुझसे जो जुड़ी वो मेरे कार्य पद्धति और समाज के हर वर्गों की पीड़ा को देखते हुए लोगों की आवश्यकता के अनुसार इस आंदोलन को हमने देश के पटल पे लाके खड़ा किया। निस्संदेह इसमें हमारे सभी साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम सभी को हृदय से साधुवाद देंगे। मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत करने की अभयदेव की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथियों, मैं भी एक साधारण परिवार और सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति। हाँ, ये ठीक था कि मैं अपने कार्य क्षेत्र, अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने लोगों के बीच में अपनी सामाजिक दिनचर्या जी रहा। साथियों, आदमी को हर समय किन्हीं न किन्हीं हालातों से गुजरना। कभी कभी वो मौके आते हैं जब आदमी टूट सा जाता है, उसको परेशानियां इस तरह से हावी होने की कोशिश करती है जैसे वो उसको खा जाए। एक ऐसा दौर आया कि मैं अपने, हाँ एक बात बताऊँ, मैंने छात्र जीवन से लेके आज आपके बीच तक, और जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक, पिताजी ने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो। कभी हमको रोका, कभी हमको टोका नहीं। और मैंने एक बात, हालांकि मैं पिताजी का बेहद सम्मान करता था और मैं पिताजी के आगे सवाल जवाब नहीं करता था, लेकिन वो हमको कभी रोकते भी नहीं थे। वो समझ चुके थे कि इसका काम हमारे और हमारे परिवार और हमारे सम्मान की छवि कभी गिरने नहीं देगा। ये जो भी करेगा वो निश्चित तौर पे हमारे प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करेगा। इस नाते पिताजी ने हमको कभी बोला नहीं, कभी हमारे बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करी कि आप कर क्या रहे हैं। और मैं कक्षा 8वीं से ही ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति, और मन में तभी से बनाया कि मैं जब कभी इंटरमीडिएट पास करूंगा तो छात्र जीवन में जब मुझे ग्रेजुएट करने जाना होगा तो मैं यूनिवर्सिटी के नीचे कभी दाखिला नहीं। मेरे पिताजी मेरे स्वभाव से परिचित थे, वो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको मना नहीं किया। जब हमको इंटर पास हुआ तो हमको उन्होंने कहा कि आप संबंधित ज़िले के किसी महाविद्यालय में जाके अपना नाम लिखवाएं। तो उनका आदेश था, मैं चला गया, लेकिन मैंने पिताजी की बात ना मानते हुए मैंने गोरखपुर में यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला दे दिया, फॉर्म भर दिया। और मैंने जद्दोजहद करके वो एडमिशन पाया, संघर्ष करके वो एडमिशन पाया। लेकिन मन में जो जुनून था, जज्बा था, और मेरी जो सोच थी कि मुझे पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है और वहीं से ग्रेजुएट और अपनी हायर शिक्षाएँ पूरी करनी है, उसके लिए मैंने एड़ी से चोटी लगाया, विभिन्न परिस्थितियां देखा, किसी से मदद नहीं लिया, संघर्षों को किया और मैंने वहाँ बहुत पापड़ बेले। उस पापड़ बेलने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाया। उसी समय मैंने प्रण लिया था, शायद वो दिन ही था, शायद वो दिन ही मुझे एहसास करा रहा था कि अब
आपको सामाजिक गतिविधियों में उतरना होगा। और किसी भी सब हालात में कोई छात्र जीवन में पढ़ने वाला लड़का जब आए तो उसको आपकी तरह संघर्ष ना करना पड़े, उसका एडमिशन आसानी से हो जाए। उस दौड़ ने मेरे अंदर ये जज्बा जगा और मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत कर दी। और तब से लगातार आज सामाजिक से गतिविधियों में मैं लिप्त होते हुए आप तक पहुंचा हूँ। विभिन्न जगहों पे जब मैंने छात्र जीवन में अपनी पढ़ाई पूरी करके पुनः वापस घर की तरफ आया तो फिर सामाजिक गतिविधियों को करते हुए विभिन्न विभिन्न हमने पाठशाला की तरह पढ़ा, सीखा, जाना कि इस देश में बैठे लोग जो राजसत्ता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उन लोग कैसे और किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, किस तरह सपने दिखाते हैं और किस तरह से लोगों को भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं जब जब मौके आए तब तब हमने न्याय और अन्याय के विरुद्ध में लड़ने की अगर सोच का चयन किया तो हमने लड़ाई न्याय का साथ दिया। और जहाँ कोई गलत दिखता था मुझे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं होता था, उन सामाजिक गतिविधियों में मैं अन्याय करने वाले के विरोध में खड़ा हो जाता था। और जिसका प्रमाण रहा कि देश हमारे ज़िले में लोग हमको स्पष्ट रूप से इस बात को जानते थे कि अभय देव ने जो कह दिया वो करके दिखा देगा। और चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अमले के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, मैंने कभी अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मैं इन सभी बातों को संक्षेप में आके, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो मैं आता हूँ। उस बीच एक घटनाक्रम घटता है कि अचानक 5 साल पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी को मेरे की तबीयत मेरी बहुत तेज़ खराब हुई और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि पिताजी को पैरालाइज हो गए, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और घर का मैं जिम्मेदार पर्सन व्यक्ति, मैं अपने सारे काम धाम छोड़ के पिता ने मुझे इस धरती पे लाया था। पिताजी ने हमारी कभी इच्छाओं के विपरीत मैंने जो मांगा पिताजी ने मुझे दिया। मैंने जो किया वो पिताजी ने कभी टोका नहीं। इस धरती पे लाके एहसान किया है पिता ने, हमको उस लायक बनाया है जिसके कारण हम आज आप लोगों के बीच में हैं, आपसे बात कर रहे हैं। एक पिता माँ का ये दायित्व होता है कि चाहे जिन परिस्थितियों में पिता रहे लेकिन अपने बच्चे के प्रति स्नेह और प्रेम का भाव रखता है। पिता उस समय हमारे बेड पे थे और मुझे वो सारी चीज़ें अपनी भूल के अपने पिता के साथ उनकी मैंने अपने सारी चीज़ें भी छोड़ दी और पिता के साथ समर्पित भाव से इस उद्देश्य से लग गया कि आज वो बेड पे हैं। कभी मैं जब छोटा रहता था, कभी मैं जब गलतियाँ करता हूँगा, कभी मैं जब उनके तन पे पेशाब जब वो बचपन में कर दिया करता हूँ तो कभी मुझे डांटते नहीं रहे होंगे। हमको हमेशा पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया इस सड़क धरती पे। आज वो हमारे पिता हैं और इन परिस्थितियों में पड़े हैं कि उनको अब उनका सहारा मैं हूँ। मेरी तरफ मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मैंने अपने सभी काम धाम बंद कर दिए और मैं अपने फादर को लेके हॉस्पिटलों के चक्कर लगा दूँ। और पिताजी जब हमारे बीमार थे तो हमारा पैसा सहारा इंडिया में था। मैंने अपनी पत्नी के नाम, हमारे ही गांव से एक लड़का था, उसने सहारा में काम कर रहा था, उसने हमको मुझसे जिद करके उसने मेरा पैसा उसमें लगवाया। हमने कहा ठीक है, हमारे गांव क्षेत्र का लड़का है और हम लगा देते हैं, और हमने उसको पैसे लगा दिए, उसको दे दिया। उसने कहा कि मैं आपके नाम कर देता हूँ। हमने कहा नहीं, आप हमारी पत्नी के नाम कर दीजिए। और उन्होंने उसको पत्नी के नाम कर दिया और पत्नी के नाम किया। और उसने कहा कि एक तरीका है कि पत्नी के नाम कर देंगे तो आपकी पत्नी कार्यकर्ता हो जाएंगी और कोड आपको मिल जाएगा, उनको काम नहीं करना होगा, लेकिन आपकी कार्यक्षमता कार्य पद्धति बहुत है, किसी को इशारा कर देंगे तो हम जाके कलेक्शन करके ले आ देंगे और उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा भी काम चलता रहेगा और हम आपके कोर्ट को आगे बढ़ाते हुए काम करते रहेंगे और आपके अपने कोर्ट पे पैसा जमा हो जाएगा। उसके नीचे उसने अपने नीचे मुझे रखा और मेरी पत्नी के नाम कोड लगा दिया और मैं उसमें पैसा लगा दिया। उसकी परिपक्वता की राशि पूरी हो गई। पिता हमारे बेड पे थे और उस
परिपक्वता की राशि पूरी होने के कई महीने बाद अ, मैं जब पिता हमारे बीमार थे तो हमने पिता के लिए हमने कहा कि ये पैसा तो तुरंत निकल जाएगा। मैंने तुरंत वहाँ पे जाके उस पोजीशन में, जब पिता हमारे परेशान थे और पिता की जान बचाना हमारे लिए प्राथमिकता थी, तो हमने कहा कि कुछ भी पैसा जो भी है वो पैसा अगर आज मिलेगा तो हमारे पिताजी का 2 दिन का ही इलाज हो जाएगा। तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन में अपने द्वारा पिता ने हम तक पाला है, तो हमारे जीवन में एक एक पैसा जो भी मेरे तनख्वाह से हो पाएगा वो हम अपने पिता को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो उस ऑफिस में वो सब लोग जानते थे अभय देव इस बस्ती जनपद में किस शख्सियत के नाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बातों बातों में उनके भाषा शैली का बदलाव मैंने देखा और एक तरफ मेरे पिता बेड पे पड़े हुए थे और मैंने उनसे कहा कि आज के हालात बद से बदतर हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए और ये पैसा मुझे रिलीज करके दे दीजिए, अन्यथा मैं जब कभी आऊँगा फिर हमारे आपके बीच में आर-पार की लड़ाई होगी। मैं वापस चला आया और मैं फिर अपने पिता के परिवार के साथ लगा, लेकिन 29 दिन अथक प्रयास करने के बाद भी मैं पिता को अपने बचा नहीं पाया। हाँ, बचा नहीं पाया, ये ईश्वर की मर्ज़ी थी और ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, मेरी भी नहीं चली। ये भी बातें बीत गई, महीनों 2 महीनों सालों बीत गई, मैंने कभी उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बात दिमाग पे खटकता ज़रूर था। उसी बीच चूँकि पिताजी का देहांत हो गया था तो मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियों का दौर था और हमारे बड़े भाई साहब की लड़की की शादी थी और उस शादी के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी और हम लोग उस पैसे में अपना कुछ अंशदान, मुझे फिर याद आया और मैं फिर वहाँ गया और जब शादी हमारी करीब थी हमने कहा अब इस बार मैंने माफ़ किया था या परिस्थितियाँ वैसी थी, आप इस बार हमारे बहन लड़की की शादी है और उस शादी में आप हमारे इस पैसे को योगदान कर दें। लेकिन उनकी भाषा शैली इस तरह बदली हुई थी, मैनेजर बदले थे वो, उनको लगा कि अभय देव जो आया है वो किसी सामान्य परिवार का व्यक्ति है और जो उनको ऐसे छोड़ दें। फिर मैं बात बढ़ गई, बात बढ़ते बढ़ते बातों में आ गई और मैंने उनको कहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ अपनी बच्ची की शादी करने, फिर वापस आऊँगा, तुमको ही नहीं इस पूरी सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ तुमको तो निकाल के कमरे से खींच के घसीट के बाहर करूँगा और फिर एक महाअभियान की शुरुआत करूँगा जिसको सहारा श्री अपनी आँखों से देखें। फिर उसी समय से मेरा दौर शुरू हुआ और 6 महीने बाद शादी के बाद मैंने उनको अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम देके हमने उस आंदोलन की शुरुआत करी और हज़ारों साथियों के साथ मैं सहारा के सेक्टर ऑफिस में पहुंच के सबसे पहले कॉलर पकड़ के उस मैनेजर को निकाल बाहर करने का काम किया और तालेबंदी लगवाई। उस समय भी सहारा और सहारा के लोगों को समझ लेना चाहिए था, लेकिन वो समझ नहीं पाए और फिर हमने 28 अक्टूबर को कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम को जनपद पे को कार्यक्रम रखा, लेकिन देखते देखते वो देश भर में आंदोलन का पहला आंदोलन कैसे बन गया मुझे मालूम नहीं है, ये आप सबके नतीजे थे। और हमने अपने यहाँ ज्ञापन देने के साथ और पहली बार मैं 10,000 लोगों के साथ बस्ती के ज़िले में अपने साथियों के साथ उतरा। जनपद हलकान हो गया और डीएम को बाइट दे के कहना पड़ा कि जो भी लोग हैं वो अपने कंप्लेंट हमको दर्ज कराएं, हम उनको पैसा दिलाने की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद हमने और हमारे साथियों ने लगातार फ़ोन करना शुरू किया। लोगों की बात करते करते हम लोगों की बात कहाँ तक पहुँची, कहाँ कहाँ हम लोग पहुँच गए और देखते देखते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने एक बड़े मुकाम पे पहुँचा और लगातार इसकी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस बीच में काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि आप संगठन बना रहे हैं तो सदस्यता कर दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं। काफ़ी लोग और भी तरह की बातें करते थे, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, किसी PIL के नाम पे, किसी और के नाम। हमने कहा मुझे किसी भी तरह से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आंदोलन को बड़ा करना है और आंदोलन को बड़ा करके देश के उन गरीब परिवार, क्योंकि मेरे पिता का देहांत हुआ था, मेरे बच्ची की लड़की की शादी में वो पैसा नहीं मिल पाया था, तो मैं समझ रहा हूँ जब मेरे जैसे लोगों के साथ ये हो सकता था तो देश के और लोगों के साथ कैसा हो सकता था। मैंने वो दृढ़ निर्णय लिया और संकल्प लिया उसी दिन, कसम खाई उसी दिन कि एक दिन मैं हिंदुस्तान के पूरे लोगों को एक
मंच पे लाके खड़ा करूँगा और उस मंच का नाम होगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और ईश्वर की कृपा और ईश्वर की प्रेरणा हुई, शायद वो मेरा कोई संदेश नहीं था, वो ईश्वर का संदेश था, और उस ईश्वर के संदेश को मैंने आत्मसात किया और मानते हुए, हाजिर नाजिर मानते हुए उनको, और उनकी शपथ ली कि इस आंदोलन को बड़ा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाऊंगा, चाहे मेरे प्राणों का बलिदान ही क्यों ना हो। और धीरे धीरे मैं ये देख ही नहीं पाया, ये समझ ही नहीं पाया कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग कैसे इस आंदोलन में जुड़ गए और लोगों की भावनाएं हमारे साथ कैसे जुड़ती गई। एक एक लोगों का जब फ़ोन आता था तो हमारे आंखों में आंसू होते थे, वो हमको उससे थपक के रो पड़ते थे। हम उनकी वेदना को सुन के हमारे अंतरात्मा कचोटने लगती थी। विभिन्न लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए। देखते देखते आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि देश में हम पहले छोटे छोटे जगहों पे आंदोलन करने गए, फिर प्रांतों में आंदोलन करने गए, फिर हमने एक बड़ा का आंदोलन फिर विगत अपने 6 महीने पहले लखनऊ के विधानसभा की तरफ मुख करने का काम किया। और लखनऊ विधानसभा में इस समय तब तक साथियों मैंने किसी से 5 रुपये नहीं मांगे थे, और ना मैं 2 साल से संगठन को चला रहा था, और उस संगठन में मैंने कभी 5 रुपये किसी से नहीं मांगे। हमने कहा कि हम आंदोलन में लगा के आंदोलन के लोगों को जागरूक, क्यों किसी से पैसा, बहुत परेशान है, किसी से पैसा मांगो, एक तो खुद ही बहुत परेशान है। मैंने पहले कार्यकर्ताओं की व्यथा सुनी, जमाकर्ताओं की बात में सुनी। हम जानते हैं कि जमाकर्ताओं की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कहीं विकट समस्या थी तो कार्यकर्ताओं की थी, और मैंने कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास किया और कोशिश किया तो वो सभी लोग आंदोलन की कड़ी की भूमिका में। बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं खोया और इस आंदोलन को निर्बाध रूप से चलाने का काम किया। और तमाम साथी हमसे जुड़े, तमाम साथी अच्छे बुरे सबको मैंने, किसी को भी मैंने, जो मेरे साथ आया, जो उससे जुड़ा, जिसकी जो भावना रही, मैं उस भावनाओं में नहीं जाता था, बस आंदोलन बड़ा हो इसका प्रयास और इसका पत्र, और उसको मैंने किया। उसमें बहुत सारे लोग अपने निजीगत स्वार्थ के लिए भी आए हुए थे, और उसका परिणाम भी मुझे दिखाई दे रहा है और पहले भी दिखाई देता। मैं उस सब बातों को जानते हुए भी गौर कर रहा था। मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं था कि कौन क्या कर रहा। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि इसी के माध्यम से आंदोलन हो रहा है, होने दीजिए। आंदोलन की एक जब हम देश में बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाएगा और सरकारों तक अपनी बात पहुँचा देंगे तो सरकारों की एक जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस जारी किया था और ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, और अगर वो भागती है तो उनको वोट पाने का अधिकार नहीं है। और देश भर के लोगों को हमने जागरूक किया और उस मंच पे लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बहुत सारे झंझावतें अभी बाकी हैं। फिर हम बिहार गए, बिहार में हमने आंदोलन को शुरू किया। बिहार में हमको बहुत सारे साथी मिले, आंदोलन को बड़ा करने के लिए साथी मिले। 2-2, 3-3, 4-4 बार बिहार गए। उस बिहार में हम जाने के दौरान हमारे साथियों के बेहद दबाव पे हमने सदस्यता का अभियान शुरू कराया। उसकी सदस्यता का पर्ची बनवा के उन लोगों को दिया, और उस पर्ची बनवाने के बाद उस पर्ची का जब खेल शुरू हुआ तो उस खेल में आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उस विषय पर बात करना बहुत बेमानी है। और मुझे आंदोलन में बाधा वाले कोई व्यक्तियों की अब ज़रूरत नहीं है। और उस आंदोलन में लोगों ने किस तरह से खेल किया उसका परिणाम मुझे दिख चुका था। लेकिन इसी बीच जब हम लखनऊ का आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के दौरान हम लोगों ने तय किया कि हमको दिल्ली जंतर मंतर पे जाना। देश भर की राय थी कि दिल्ली जंतर मंतर पे जाना, और उसमें हम लोगों ने एक कोर कमेटी का गठन किया। हाँ, उस कड़ी में जब हमने इस आंदोलन को बस्ती में 10,000 साथियों के बीच में लेके आंदोलन किया, उस समय हमारे साथ हमारा कोई सच्चे मन से, हृदय के साथ हमारे साथ खड़ा होने का काम किया, जो पूरी अनवरत काल तक हमारे कंधों से कंधा मिला के चलने का काम कर रहा है, वो थे नीरज शर्मा। नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल चलाते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम आपकी खबर को दिखा रहे हैं, आपको जब जब मुझे जो भी सहयोग हमारे साथ लगेगा हम आपकी खबर को दिखाते रहेंगे, लोगों में प्रचारित करते रहेंगे। और हम लोग कब इतनी जल्दी कनेक्ट हुए मुझे पता नहीं लगा। उनकी सोच और हमारी सोच साथ साथ मिलती गई। वो पीड़ा उनकी थी, भावनाएं उनकी थी, लोगों के प्रति स्नेह उनका था, और आंदोलन के प्रति समर्पण उनका था, कि हम दोनों का एक विजन बन गया। और आज निर्बाध रूप से इस विजन को हम लोग चला भी रहे हैं, और दुनिया की कोई ताकत ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को ना रोक सकेगी ना तोड़ सकेगी। ऐसे बहुत सारे लोग आते जाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन के लोगों को कहीं भी तनिक भी अपने भावनाओं को, अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं होने देना है, और इस आंदोलन को बड़ा करने में जी जान से लगना है। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों का दिग्भ्रमित करने का बयान आ रहा है, आने दीजिए। ये बहुत बड़ा कुनबा तैयार हुआ है,
इस कुनबे में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको पहचानने की भी ज़रूरत है और जिनको साइड लाइन करने की भी ज़रूरत है और अपने काम को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नीरज शर्मा जी ने हमारा सहयोग किया। हम वो यूट्यूब चैनल के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बात पहुंचाया और देखते देखते ये आंदोलन बड़ा हो गया और दिल्ली जंतर मंतर पे हमारी तनिको इच्छा नहीं थी। मैंने उस कमेटी में भी कहा था, नीरज जी से भी कहा था कि नीरज जी, जैसे हमने लखनऊ में कार्यक्रम कर लिया था, हमने किसी से 1 रुपये का चंदा नहीं मांगा था, ऐसे ही उस कार्यक्रम में भी किसी से चंदा ना मांगा जाए, नहीं तो बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा होगी और हम छोटा मोटा धनराशि होगा, हम जितनी धनराशि हमारे पास अपने हैसियत के मुताबिक रहेगा, हम उसमें भी आंदोलन वहाँ जाके कर लेंगे। मुझे आंदोलन का तरीका करने आता है, मुझे सरकार से और प्रशासन से लड़ने आता है। मैंने सरकार से और प्रशासन से बहुत सारे जन्मन मुद्दों पे लड़ते हुए 200 बार जेल गया हूँ, 200 बार जेल गया हूँ। कोई हमारी उम्र का लड़का सामाजिक गतिविधियों में करते हुए 200 बार जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया है, सिर्फ आंदोलन करने के नाते। 7-8 बार अपने घर में मैं पुलिस द्वारा होम अरेस्ट कराया गया हूँ। गंभीर मुकदमों में पुलिस प्रशासन ने हमको न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गंभीर मुकदमों में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर तक बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मेरा ना विजन झुका, ना उद्देश्य झुका, ना लक्ष्य झुका। हम करते रहते हैं। पता कर लीजिएगा आगे बस्ती हमारे क्षेत्र में और पता करिएगा कि हर दूसरा व्यक्ति ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अभय देव जो एक बार कह देता है उसकी जुबान कट जाए, उसका गर्दन कट जाए, लेकिन अभय देव अगर न्याय और अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई लड़ता है तो साथ देगा तो सिर्फ न्याय के लोगों के साथ खड़ा रहता है और यही उसका आत्मबल है, वही उसका सम्मान है और वही उसकी पहचान है। और एक बात मैं फिर अपने साथियों से कह रहा हूँ कि यही आत्मबल हमको आपसे जुड़ा है, यही विजन और वही लोकप्रियता हमको आपसे जोड़ी है और हम नहीं जानते कि हमने आपके लिए क्या किया है। हम लोग आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन हाँ, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, संगठन और आंदोलन ने इतना किया है कि जब हमारा साथी डिप्रेशन का शिकार हुआ है तो हमने उसको बात की है, उसको ब्रीफ किया है और उसको आत्महत्या करने से रोका है। उसके घर में हम खुशियाँ नहीं दे पाए, लेकिन उनका जान बचाने का प्रयास हमारी टीम के लोगों ने किया है। हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ते गए, चाहे वो नीरज शर्मा हो, चाहे वो नागेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो अनिल सिंह हो, चाहे वो संतोष जी हो, चाहे वो अमन श्रीवास्तव हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हरिण खिरे जी हों, विजय वर्मा जी हों, फिर चाहे हम आपको कह लें ताराचंद जी हों और मुकेश कुमार हों, मोहित कुमार हों, कितने नाम गिनाऊंगा तो थक जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोगों का नाम, हर जिले के लोग, हर प्रदेश के लोग, ना जाने कितने लोग, कितनी महिलाएं हैं हमारे पास टेलीफोन करती हैं, कितने लोग हैं जो हम लोगों से भावना से जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान हमसे जुड़ा है। मेरा ये सर कलम हो जाएगा, तन सर से जुदा हो जाएगा, लेकिन इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार है। लेकिन आंदोलन को कमज़ोर करने वालों को किसी भी तरह से बख्शने का काम अभय देव नहीं करेगा। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा जो इस आंदोलन को कमज़ोर करेगा। वो हमारा सुब्रत राय से भी बड़ा दुश्मन होने का काम करेगा। हमारे बीच में कुछ लोग आ गए हैं वो जो आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे। हम दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन के लिए गए, उस बीच भी उन लोगों की एंट्री हो चुकी थी। एक सुनियोजित साजिश के तहत बीके श्रीवास्तव को मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था बीके श्रीवास्तव कौन है। बीके श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को ओपी श्रीवास्तव का भांजा बताता है, वो कब आया आंदोलन के अंदर और कब लोगों को फोड़ना, सिलेक्टेड लोगों को फोड़ना शुरू किया और किस तरह से ब्रीफ करना, उसकी गोल कैसे पहुंची, मुझे इसके बारे में भनक लगी ज़रूर थी। लेकिन हम आंदोलन को कमज़ोर नहीं करने देना चाहते थे। दिल्ली के आंदोलन में जंतर मंतर पे भी वो प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका एक नहीं चला क्योंकि मंच पे किसी को मैंने पनपने का मौका इस आस्तार पे नहीं दिया कि तुम आधा आंदोलन को कमज़ोर करते हो। वहाँ भी आंदोलन को कमज़ोर करने का उसने पूरा प्रयास किया। वह शुरुआत में हमारा परमिशन ग्रांटेड ना हो पाए, अपने जेब में अपना परमिशन का कागज़ लेके बैठा रहा और हमको फिर 3 बार दिल्ली भाग के जाना पड़ा, 3 बार। और तब हम और नागेंद्र जी ने स्वयं जाके उस परमिशन को ग्रांटेड कराया और परमिशन तब जाके आंदोलन को हमको जगह मिल पाई।
वो लगातार प्रयास करता रहा अंदर अंदर कि ये आंदोलन सफल ना हो पाए। उसने मदन लाल आज़ाद को इसी नाते गाली दिया कि हाँ, आंदोलन में भीड़ ना होने पाए, और मदन लाल आज़ाद हमसे दूर हो गए। हम मदन लाल से जाके इस बात को कह के आए थे कि जो भी हमारी आप में कोई मन मुटाव भी अगर मान लेते होता हुआ तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ देश भर के आंदोलन की। ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हर वो गरीब परिवार के लोगों की लड़ाई है, हर एक सामान्य परिवार के लोगों की लड़ाई है, जिन लोगों को आंदोलन में बड़ा करने के लिए वो हम लोगों को अपना तन समर्पित कर चुके हैं, मन समर्पित कर चुके हैं और जीवन समर्पित कर चुके हैं। लेकिन हमने आंदोलन को बड़ा किया। आपने भी देखा होगा कि फिर जिस तरह से उन लोगों ने हमसे और हमारे लोगों से आंदोलन की कमज़ोर करने की भूमिका करी है, वो इस आंदोलन को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिससे सुब्रत राय और उसके प्रबंधन का हौसला बढ़ेगा। लेकिन सुब्रत राय ये भूल करेंगे और उसके चाटुकार ये भूल करेंगे। अभय देव आंदोलन शुरू किया है, इसकी आग और चिंगारी इतनी दूर तक चली गई है कि अब कुर्सी तोड़ने से कोई टूटेगा नहीं। हमको और अपनों आपको धैर्य के साथ इस आंदोलन को बड़ा करना है, संगठन को बड़ा बनाना है, किसी भी बातों की तरफ हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। और हाँ, जिन साथी हमसे हिसाब मांग रहे थे, मैं वो हिसाब सार्वजनिक करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे भी ये बात कर रहा हूँ जो हमसे हिसाब मांग रहे थे कि हमने और हमारे लोगों ने जो उनको सदस्यता की रसीद दिया था, उस सदस्यता की रसीद आंदोलन के लिए दिया गया था, चंदे के लिए, सहयोग के लिए दिया था, वो रसीद पर साथ हम दे रहे हैं और एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं। हमारी अगली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके दिल्ली जंतर मंतर के आंदोलन पे हुए खर्च के ब्यौरे और आपके द्वारा दिए गए पैसे के ब्यौरे हैं, जो हम सार्वजनिक वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं और आपको और आपके सभी साथियों तक ये सेवा में समर्पित है। मैं इन सभी लोगों को दूध की में छननी से छान रहा था। ये सब कीड़े मकोड़े की तरह जो हमारे बीच में किरकिरी बन रहे थे, जो आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे, अपने आप छट के बाहर चले जाएंगे। हमको किससे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रास्ता है। हम जानते हैं इस आंदोलन पे बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमको और हमारे धैर्य को तोड़ने का साहस उन जैसे गद्दार और मक्कारों में नहीं है। हम और हमारे साथी, चाहे वो नागेंद्र कुशवाहा हो गए, चाहे वो जेपी दुबे जी हो गए, अनिल सिंह हो गए, संतोष जी हो गए, या फिर और भी विभिन्न साथी हैं, चाहे वो मोहित कुमार हो गए, चाहे सोनेलाल साहब हो गए, चाहे वो हमारे बीच में भरत जी हो गए, चाहे वो हमारे बीच में संसार जी हो गए, आरपी शर्मा जी हो गए, हरिन लाल खेड़े साहब हो गए, सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन कि आपने आंदोलन को सफल बनाया। और जो चंद गद्दार टाइप के लोगों थे, वो व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए वो दिखाई दिए और उनको उनकी कलई खुल गई। उनके बारे में देश भर से लगातार फ़ोन आया, उसी बिहार से लगभग 200 से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास आए और उनकी करनी को उन्होंने बताया। मैं धीरे धीरे सबको ऑडियो भेज दूंगा, आप लोग सब उसका मूल्यांकन करिएगा और बताइएगा कि अभय देव कहीं कोई गलती करता नजर आ रही है। अभय देव आंदोलन के साथ ना गद्दारी करेगा और ना गद्दारों को रहने देगा। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमारे साथी सुन लें। जो भी आंदोलन में मर्दों की भूमिका अदा नहीं करेगा, जो जयचंदों की भूमिका अदा नहीं करेगा, जो जयचंदों की भूमिका अदा करेगा, उसको इसी समय मेरा स्पष्ट संदेश है कि धीरे से पिछवाड़े की गली से निकल जाए। आंदोलन में हम क्रांतिवीर साथियों को आगे कर रहे हैं, उनको लड़ाई लगा में एक भूमिका तय कर रहे हैं। वो लड़ेंगे और अपने युद्ध को जीतेंगे भी। सहारा और सुब्रत राय और सरकार प्रबंधन तंत्र से लड़के देश के निवेशकों का पैसा वो दिन समय नज़दीक आ रहा, वो वापस दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर करेगा, हमारे साथ ईश्वर खड़ा है तो हमारा आंदोलन सफल होगा। आपको शुभकामनाओं से आपका परिवार, आपका भाई, आपका बंधु, आप ही का परिवार का साथी अभय देशला आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता है, वंदन करता है। जो लोग हमारे और हमारे साथियों का समर्थन कर रहे थे, जो आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, जो आंदोलन को निर्वाध रूप से चला रहे हैं और जो आंदोलन में किसी भी स्तर पे समझौता नहीं करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। हम सभी साथियों को और हमारे सभी टीम के लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, साधुवाद।
किसी भी तरह से कोई मन में ये ना रखे। आंदोलन किसी तरह से ना कमज़ोर होगा, ना झुकेगा, ना टूटेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।